वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 50 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सेडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया, अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा।
हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिसिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। टिज prorogation. The prorogation is the end of the session of
उस दिन के लिए सर वो सेशन खत्म हो जाता है? प्रोरोगेशन में उस दिन के लिए खत्म होता है। एडजॉर्न, there are 3 sessions of parliament. One Yes, is sir. budget session, commences during presentation of budget. Another is monsoon session. It commences during August, September. And third one, this is traditional rule of conduct and business, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट एक अलग से बनाया गया है, उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इन प्रोरोगेशन, यस, एंड ऑफ सेशन, एडजॉर्नमेंट, हाँ, प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। यस, और एडजॉर्नमेंट वगैरह स्पीकर करता है, हंगामा हुआ तो एडजॉर्न कर दिया। एंड इफ द assembly is dissolved, parliament, if the Lok Sabha is dissolved, what is dissolution? Dissolution होता है कि the Lok Sabha permanently bringing an end and fresh election is only the consequence. Bringing permanent end, that is dissolution. So आपका prorogation, dissolution और adjournment. अब now winter session is to be terminated, so that shall be prorogued for the next budget session. ऐसे सीक्वेंस में चलता है, बजट, मॉनसून, विंटर, फिर बजट, मॉनसून, विंटर, लाइक दिस। व्हाट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? The office of profit has not been defined in the constitution. Yes. It's a holding an office under the government of India, the government of a state, or any authority or local or other authority under the said governments. And taking benefit, financial benefit. So that is certainly a disqualification. Yes, sir. And one has to quit. अगर वो क्विट नहीं करता है तो that becomes a type of disqualification. Yes, sir. 123 हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, नहीं किया था। What is ordinance making power of the president? This is ordinance making power of president, or this is the power of the parliament? No, sir. Under Article 123, it is the power of the president to promulgate ordinances. What is that? Sir, as per Article 123, it states that when the parliament is not in session, the president can promulgate ordinances if it is satisfied that there exists necessary for in the circumstances. Yes. Why it has been criticized as constitutional fraud? Yes, sir. I didn't hear the question. Why it is criticized as a constitutional fraud? Sir, I think mainly because it is the power of the legislature to make laws, and under Article 120, it is a president, the executive branch, who is making the law. So somehow there is an overlap between the legislature and executive. A law, इसको हम ऐसे कहेंगे, the law making process is, the law has to be tabled into the parliament,
there has to be discussion upon that, and it has to be passed by the majority vote. Not tabling the law into the parliament and getting it passed through ordinance, adopting a shortcut, adopting a procedure which is not prescribed by the constitution. It is this power has to be exercised in urgent cases. Yes, sir. The history has seen that in every case, the government in power, in order to avoid disturbances at the time of presentation of bill, taking this shortcut, and the authority is making the law, the authority nahi कहना, the parliament is, the government, not parliament, the government is making the law as in the manner it requires. Before making the law, it is constitutional morality also to hear the voice of opposition. By promulgation of ordinance, this opportunity of the opposition of raising the voice of dissent is totally taken away, and therefore it's not a good procedure promulgating the law by way of ordinance. It could only be promulgated into urgent cases. क्या 123 में कहीं लिखा हुआ है कि in urgent cases? That circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. So into urgent cases it could be promulgated. Number one, it could be also promulgated when parliament is not in session. If this power can be exercised. Now, when session is going on, government does not present the bill. Anything, any draft which is presented into the parliament, that is known as bill. Yes, sir. Bill is presented, tabled, presented, and there is a discussion, and the dissent of the opposition to have the better implication. In democracy, it's not that majority would only rule. Voice of the dissent has also to be given its due care, appreciation, and understanding. So, this is not done while promulgating an ordinance, and therefore this is unwarranted shortcut. There has been serious misuse of article since very beginning. Every government take recourse to promulgate ordinance if in case it wants to make the law. In Nirbhaya gang rape case also, the criminal law was amended by way of promulgation of ordinance. So therefore, the concern is the opposition is totally unheard, and therefore it is also known as constitutional fraud. So in many cases, Supreme Court has warned to avoid this procedure for legislative purposes. If if the parliament is if parliament into its legislative power making law through the ordinance. Now the question is theoretical question, parliament making the law through the ordinance. ये कहना सही होगा, गलत होगा, because ordinance is ultimately to be promulgated by the president, not by the parliament. But, Yes, sir. but situational
compulsion of the president that if he is advised by council of minister headed by prime minister to promulgate an ordinance, president simply cannot refuse. If president refuses, he can be held accountable for the violation of the constitution, and rejection of parliament entitles him for initiation of impeachment process. So, even if ordinance is to be promulgated, that has not to be promulgated on the personal satisfaction of the president. Though the word satisfy has been used, satisfy word यूज किया गया है, हाँ. तो what is whether this word satisfy, is it the personal satisfaction of the president or what? Sir, it is not the word satisfaction wherever used is not the satisfaction of the president alone. It is the advice rendered by the council of ministers to the president. And this अच्छा एक चीज बताओ, टाइम कम है, हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको डिटेल में कर लेंगे। मतलब एक जस्ट मैं प्रोसीजर के लिए, मतलब इंस्टीट्यूट हम लोगों का टारगेट है, बहुत सारे बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे बोला, उनके लिए हम कुछ कंटेंट यहाँ पे दे सकें। अरे अब जैसे आप हो, आपकी तैयारी अच्छी हो गई, अब इस पे तो फुल लेंथ हम लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये छोटा छोटा जैसे कुछ चीजें बता, क्वेश्चन ही नहीं से होगा, इनसे बाहर नहीं होगा। अगर आप इन चीजों को कर लेते हो तो यू शैल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, जो मतलब एक अच्छे तरीके से आप आंसरिंग कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से। तो ये जो कार्यक्रम है, मतलब ये जो तौर तरीका जो हमने अपनाया एज ए कैंडिडेट, तारीफ नहीं, जेन्युइन, ये जो तौर तरीका है ये कैसा लग रहा, क्या फ्यूचर में ये सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा? सर प्रेजेंट में ही सक्सेसफुल है तो फ्यूचर में क्यों नहीं होगा? Would it be a source of major help to the student? Yes sir. क्या स्टूडेंट इस पे डिपेंड, मतलब इसलिए मत जवाब दो कि यू आर माई स्टूडेंट। ट्रू हेल्प तब होता है व्हेन वी हैव ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट, ट्रू अंडरस्टैंडिंग मतलब फ्रीडम टू से ऑनेस्टली, दैट इज ऑल्सो। तो बिल्कुल अगर कोई इसमें रह गया है तो हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। ओनली द पॉइंट इज कि अब जैसे सेटिस्फैक्शन, रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन, अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता कि नहीं हो सकता, ये सब अब आप बैठ के पढ़ोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएगा। हाँ। उतने बारीकी से पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? कुछ स्टूडेंट पढ़ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो जो खुद से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं उनके लिए तो चलिए बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो खुद से वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए दिस वुड बी आई थिंक हेल्पफुल होना चाहिए। यस सर। नहीं तो दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है कोर्ट क्या, whether this word, if the president is satisfied that there exists some urgent situation which require immediate action, तो so far as satisfaction of the president, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नया कानून बनाया गया, यू गो एंड फाइल द केस इनटू द सुप्रीम कोर्ट कि ये नए कानून की आवश्यकता नहीं थी,
उधर से गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, वी आर सेटिस्फाइड एंड माई सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी क्वेश्चनड. Word satisfy means you don't have. If I am satisfied, you have no right to question me. The question is this: कि whether since into the constitution the word satisfy has been used, can it be subjected to judicial review whether the president's satisfaction was genuine or not? सर इसके सेटिस्फैक्शन या प्रेसिडेंट का नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, उसी के एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट काम करता है. Even if right, so now question is, of course council of ministers, if the word satisfy has to be checked, what advice was given by council of ministers and what was the necessity of rendering such an advice? That can also be looked into for the limited purpose. It's हालांकि आर्टिकल 74 में दूसरी चीजें कही गई हैं, तो उसका भी कम बैक टू आर्टिकल 74. अब जैसे हमारा ये एक्सप्लेनेशन है ना, तो कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं कि अरे वो तो मॉक में पढ़ाते हैं. अरे तो भैया मॉक में थोड़ा सा बता दिया, आपका टाइम बचेगा, आप बेहतर आंसर कर पाओगे, तो इसमें क्या कोई ये है इशू होना चाहिए? वो सर जैसे आज ही हम देख रहे थे सर, हिंदू लॉ का आपने जो पढ़ाया था हमें कि sexual intercourse with a wife who is living separately from the husband, not under a decree of judicial separation. और this उस वर्ड में अदर 376B में अदरवाइज वर्ड यूज किया गया है. का मतलब सर आप नहीं पढ़ाते तो समझ में भी नहीं आता वो अदरवाइज कहना क्या चाह रहा है. अमाउंट टू एन ऑफेंस और नॉट. कुछ थोड़ा सा फायदा तो होता है उस तरह से डिस्कशन करके. तो अब क्वेश्चन इज दिस कि आर्टिकल 74 क्लॉज 2 रीड आउट. The question whether any and if so what advice was tendered by the ministers to the president shall not be inquired into any court. But sir, ये तो ठीक है कि एडवाइस नहीं रेंडर किया, फॉर जुडिशियल रिव्यू में एडवाइस का, बट द ग्राउंड्स ऑन व्हिच एडवाइस वाज गिवन उसका तो होता ही हो सकता है. जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस सर. It cannot be taken away. And yes, it sir. was so there was a case, a state of note cut law, a Yes, state sir. of Rajasthan versus Union of India. Yes sir. Supreme Court 1977. There are so many cases. R.K. Jain case, ये Sodhi Sukhdev Singh case. Sodhi Sukhdev Singh case has been overruled. एक 7 जजेज बेंच का केस था, और ये एसपी गुप्ता केस. तो अब मतलब अब ये केसेज वगैरह तो मेंस के दौरान पढ़ाई होगा, कराई होगा. अब उतना डिटेल में मतलब उतना थॉरो मेंस पर्पज से वहाँ पे नहीं, आपको सिर्फ 1-2 लाइन. अब सिंपल क्वेश्चन इज कि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 74 says that what advice was tendered by minister to the president shall not be questioned in any court. Despite having such a provision, Article 74 Clause 2 completely takes away the power of judicial review. Question is this, कि what is the proposition of law here in terms of
clause 2 of Article 74. Yes, if Malafide is alleged, court can go into judicial review, but the extent of judicial review of Article 74 clause 2 is limited. Judicial review cannot be taken unless malafide is alleged. So allegation of malafide is must for judicial review concerning clause 2 of Article 74. This is one side. अब नाउ इसमें केस है बहुत सारा, आर के जैन का केस है, एसपी गुप्ता का केस है, स्टेट ऑफ बहुत सब सो मेनी केसेज। वो हम लोग इसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कि पहले कौन केस आया, उसके बाद कौन केस आया, उसमें क्या कहा, फिर क्या दिक्कतें हुई, फिर आगे क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग वो एग्जामिन करते हैं फाउंडेशन बैच में। अभी हम लोगों के पास मतलब किसी के पास अभी 3-4 दिन इसी में लग जाएगा। तो हमें सिर्फ ये जानना है कि अगर कहा जाए, पूछा जाए, समझो थीम को, Yes, sir. कि इन रूटीन मैनर taking recourse to Article 123 for promulgating ordinance that is a constitutional fraud. If something is constitutional fraud, cannot there be judicial review whether there is a constitutional fraud or not? Agar if something happens to be a constitutional fraud, can there be judicial review against constitutional fraud or not? बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं होगा? बेसिक फीचर है। हाँ हाँ, जुडिशियल रिव्यू बाय नो वे कैन बी टेकन अवे। अगर जुडिशियल रिव्यू को इफ दैट इज टेकन अवे देन दैट वुड बी अरिस्टोक्रेसी। The 3 independent organs of the government, legislature, judiciary and executive. So, judiciary is protector and guarantor of the right of the people against the government excess. And this power of judicial review is taken away. People are remediless against the excess of the government. So, the judicial review is inherent power. This is now why judicial review has been held a basic feature of the Constitution, because the government is a limited government to the extent it is limited by the Constitution. Government cannot bypass the Constitution. So, and Constitution, because Constitution is the will of the people. Now, so far as amendment of the Constitution is concerned, to some extent into Golaknath case, the Supreme Court rightly said that to substitute the present constitution by a totally new constitution, convention of the Constituent Assembly is required. No one is alive now from Constituent Assembly, and a new Constituent Assembly is not possible to be convened. So therefore, power to make law, legislative power, there is a difference between legislative power and the constituent power. Legislative power is power to legislate. Once you become parliamentarian, by adopting the procedure, you can legislate, you can make law. But constituent power, Constituent Assembly was convened for the purpose of making the Constitution. You cannot substitute that Constitution
by your own constitution. Either you require plebiscite or referendum. Either you go to the people and get the voices of the people, because constitution is nothing but only the voice of the people. Yes, sir. You cannot sit over. A question is this, ऐसा भी, अब जैसे मेरा तो काम है ना कि why constitution is supreme, why not constitution be bypassed, why not constitution be totally replaced. As a teacher my job सिर्फ ये कह देना कि constitution supreme है, मेरी जिम्मेवारियां खत्म नहीं हो जाती. I must have to explain as to why the constitution is supreme. The constitution is supreme because it contains the voice of the people. Legislation is only the act of elected representative of the people. So, act cannot replace the constitution, because in democracy the wish of the people has to be given priority. Getting me? हम क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. So there has to be limited judicial review. If malified is alleged, number one, there is presumption of the constitutionality of every act. To rule out that presumption, to disprove that presumption, there has to be allegation of malified arbitrariness and unjust and undue exercise of the power, or culpable. What you cannot do directly, that you also cannot do indirectly. So there is a procedure prescribed for legislative purposes, detailed and full procedure and thorough procedure. You are adopting a shortcut. You are not adopting that procedure when parliament is in session and you take excuse, you take recourse to Article 123, you enact the law, and after you promulgate the ordinance, and thereby you are enacting a law, implementing the law. Once law is enacted, implemented, then you are getting it passed into the parliament. Now, first you are implementing the law and then getting it passed. The procedure is first get it passed, first table the bill into the parliament, have the discussion, appreciate the voice of dissent, opposition, and thereafter you may pass after majority vote. A majority government can, if it is into the majority, instead of taking recourse to Article 123, can have it. And this is the conscience of the Constitution, that you as a parliamentarian, you follow the proper procedure. If you are not following the proper procedure, that is nothing less than a constitutional fault, and that would result into serious breach of constitutional morality. हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, constitutional conscience, constitutional morality, तो इन्हीं सारों पे ये आता है. और जो satisfaction of the president is not the personal satisfaction of the president. This is satisfaction in fact within meaning of Article 74(1). If president is given such an advice, then president has no option except to promulgate the ordinance. If president refuses, he would be held liable for violation of the constitution and can be impeached. ठीक है, now cover हो गया complete.
Yes, sir. 10-15 मिनट लगा होगा, हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, इस तरीके से अगर हो जाता है तो दैट इज गुड। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का क्या है प्रोविजन? Sir, 148 है सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या काम होता है उनका? सर वो बेसिक फाइनेंस काम होता है उसका, उनका उस कंट्रोलर ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं। यस, वेरी गुड। उनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है। इम्पीचमेंट उनको हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है। देखो, just, just पढ़ो आर्टिकल 148 से, सारा एक रीडिंग दे दो। वैसे Shall भी be a comptroller and auditor general of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like of the judge of the Supreme Court. हाँ, तो ये बोलोगे ना, ये रिमूवल का जो प्रोसेस है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ। ठीक है। और उनकी ड्यूटी क्या क्या है इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन? Yes, as the state. हाँ हाँ हाँ। और ऑडिट रिपोर्ट भी देंगे Yes sir, देंगे। अंडर आर्टिकल 151. अब नाउ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट दैट हैज टू बी एक्सरसाइज बाय द, किसके द्वारा? गवर्नर। जो गवर्नर को जो है सो फार एज एग्जीक्यूटिव पावर तो कल हम लोगों ने कर लिया था। It's a meaning of executive power. ये अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। एनी केस? केस तो नहीं पता सर, लेकिन हो सकता है। क्यों होगा? सर जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन होता है कि टू डिसाइड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये कौन सा पावर है प्रेसिडेंट का? लॉ मेकिंग पावर है सर। लेजिस्लेटिव पावर। यस सर। ये गवर्नर जो जुडिशियल रिव्यू का एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसलिए इंटरव्यू में जो आप बोलोगे, एंड एग्जीक्यूटिव इज बाउंड बाय लॉ, his action must not be arbitrary, it must be in conformity of the law. So if there is allegation of ultra vire, if there is allegation of what is ultra vire? So ultra vires is it beyond the power that is vested in him? Yes. So if the executive action is ultra vire, malified or abuse of power, then it can be tested under judicial review. गवर्नर का पार्डनिंग पावर भी है। Yes sir. अगर किसी को पार्डन मिल गया तो पार्डनिंग पावर से
क्रिमिनल लायबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई, Yes, sir. सिविल लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। नहीं। पार्डन इज एक्ट ऑफ ग्रेस। Yes, तो sir. जब एक्ट ऑफ ग्रेस है तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, नॉट ओनली द क्रिमिनल लायबिलिटी। मतलब पार्डन का मतलब है कि एज इफ नो क्राइम वाज कमिटेड, इट कंप्लीटली पर्जेज द क्राइम। तो कंप्लीटली पर्जेज, अगर सिविल लायबिलिटी रहेगी तो कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हुआ। हाँ, नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जनरली हम लोग क्रिमिनल में ही देखें, जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो क्रिमिनल साइड से ही आते हैं। तो अब सिविल तो उतना मतलब उसका पता नहीं। अब cases देखते अब हैं। हमारी स्ट्रेटजी तो ये है ना कि अपने स्टूडेंट को वो डिफरेंट स्टेजेस के लिए तैयार कर दें, Yes, sir. ताकि आपसे कुछ पूछा जाए तो आप नर्वस ना हो। नर्वस तो तब होते हैं लोग जब आंसर नहीं पता होता। जब व्हेन यू नो द आंसर तो जो नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है, नेचुरल चीजों का कोई मुकाबला नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस आएगा आपकी तैयारी से ही आएगा। Yes, sir. तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वो कौन से प्रोविजन के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं? 155, sir. हाँ, इज देयर एनी प्रोसीजर फॉर प्रेस्क्राइब फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नर? No, sir. He holds office during the pleasure of the president. यस। एंड अब मान लीजिए कोई गवर्नर लॉफुली अपना काम कर रहा, Yes, sir. गवर्नर पे भी देखा गया है कि गवर्नर एक्ट्स लाइक एजेंट ऑफ द सेंटर। Yes, sir. गवर्नर को वॉच डॉग ऑफ द सेंटर भी कहा गया है। इफ देर इज अपोजिशन गवर्नमेंट, लाइक दिल्ली के केस में हम लोग देख लें, बंगाल के केस में देख लें, तो देर हैज बीन हिस्ट्री कि गवर्नर जो है दे आर नॉट, गवर्नर हैव देयर ऑन इंडिपेंडेंट पोस्ट, they should not act as an agent of the governor. Governor should not act as an agent of the government. Governor should not act like watchdog of the center. Governor has a constitutional duty. Governor is bound by the constitution. Governor must remain faithful to the constitution. Governor must not remain faithful to the parliament. तो इसके लिए जो सबसे बड़ा इशू है कि गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, गवर्नर के लिए इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड इम्पीचमेंट? सर, इम्पीचमेंट में आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और रिमूवल में वो जरूरी नहीं है। रिमूवल में आप अपनी मर्जी से भी रिमूव कर सकते हैं। तो दिस the pleasure of the president, so far as removal of governor is absolute, or that can also be subject to the test of judicial review. सर, एब्सोल्यूट नहीं है उसका प्लेजर। No pleasure can be absolute in democracy. So that would, if any pleasure becoming absolute in democracy, that is no longer democracy, that is only aristocracy. So in democracy there is no absolute pleasure. A decision, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस आ जाएगा या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आ जाएगा? ड्यू प्रोसेस आएगा सर। हाँ, procedure established by law only deals with the procedural aspect, and due process of law deals with
substantive and procedural, both the aspect. So for removal of the governor, pleasure of the president, there can also be, if allegation of malafide, arbitrary use of power is there, then there can be judicial review against removal of the governor. अब गवर्नर का क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होता है, ये सब पीटी पर्पस से पूछा जाता है, और कुछ नहीं। और इसके बाद गवर्नर के बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की बजाय आपको यूनियन लेजिस्लेचर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट जो आपके पार्ट 5 में यूनियन जो है ना, उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो आपका सो फार पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, और ये सबसे पीटी के जैसे क्वेश्चन रहते हैं ना, वैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो एक बार आप इन सारे को रिवाइज कर लेना। ये पीटी पर्पस, मतलब ये सारे क्वेश्चन उन स्टूडेंट से पूछे जाते हैं जो कुछ बोल नहीं पाते, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, तो उनसे इजी क्वेश्चन पूछे जाता। मतलब ऐसा देखा गया है। हम लोगों ने किससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, अब हमारा स्टूडेंट है, हम लोग भी जानते हैं कि वो क्या बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। तो आपको अब जैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बी श्योर कि यू आर ऑलरेडी गिवन 70+। अगर कंसेप्ट बेस्ड पूछा जा रहा, और कंसेप्ट बेस्ड नहीं पूछा जा रहा आपसे, नॉर्मल वैसे पूछ के दे दिया, तो आप जानिए कि 50 के आसपास होगा आपका नंबर। मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये जस्ट एक अनुमान है, ये उतना सही भी नहीं। मतलब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, जो कि कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो एग्जैक्टली। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट ए डायरेक्ट पार्टी, ये हियर से एक्सपीरियंस है। आप गए वहां पे, आपके साथ क्या पूछा गया वो हम पूछेंगे, आप जो हमें फीडबैक देंगे उसी पे। हम तो एक्चुअली आई एम नॉट देयर, तो लेकिन एनीवे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो नोट इट डाउन। आप जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो पार्ट 6 का है, स्टेट लेजिस्लेचर में, यस सर, आप ये क्वालिफिकेशन जो है अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट कैन बी एक्सरसाइज थ्रू द गवर्नर। एक चीज आपसे कंसेप्ट बेस्ड पूछा जा सकता है कि पावर वाइडर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास? वाइडर सर, ये डिपेंड करेगा किस सर्कमस्टांस पे है। इसलिए अगर हम पार्डनिंग पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास पावर है ज्यादा, और अगर हम लोग दूसरे पावर से एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, डिस्क्रिशनरी पावर के पास, तो गवर्नर के पास ज्यादा पावर। और उसका एसेंट टू बिल्स आर्टिकल 200 में गवर्नर वापिस भी कर सकता है, रिजर्व भी कर सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और 123 ऐसा पावर, 123 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग, वो किसके पास है? गवर्नर के पास जो पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, उसका आर्टिकल क्या है? 213 सर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं?
बट सर वैसे कोर्ट होते हैं जिसका जो डिसीजंस होते हैं अगर उसे प्रोड्यूस किया जाए तो उसे ये नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्ररी नहीं किया जा सकता। ऐसे बोलेंगे या डेट वुड बी बाइंडिंग अपॉन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। बाइंडिंग अपॉन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और इसी कोर्ट तो इसको कॉम्प्लिकेट करके क्यों कह रहा था? सीधे कहते कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज बाइंडिंग अपॉन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कितना क्लियर है, सिंपल। नॉट ओनली द सिंपल, दिस इज द बेस्ट आंसर। और ये समझने के लिए रिकॉर्ड, जजमेंट इज द रिकॉर्ड। Yes, और sir. वो रिकॉर्ड इसलिए है कि चूंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की एक खासियत है कि जजमेंट ऑफ विच इज बाइंडिंग फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इट हैज पावर टू पनिश फॉर इट्स ऑन, इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और पावर टू पनिश फॉर इट्स ऑन कंटेम्प्ट। Power to punish for its own contempt. ऑन कंटेम्प्ट, सिर्फ Yes. कंटेम्प्ट कहना उचित नहीं होगा, ऑन कंटेम्प्ट। ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है Yes, sir. अंडर आर्टिकल 300A, Yes, sir. ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये किस तरह का राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट? Sir, although by 44th amendment, right to property को आर्टिकल 300A में करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिखाया गया है, लेकिन ये मोर ऑफ अ स्टैट्यूटरी राइट है। और क्योंकि जो आर्टिकल 300A को जब हम लोग पढ़ते हैं, वो सिंपली कहता है कि नो मैन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो प्रोसीजर है वो आपका स्टैट्यूट में दिया गया है, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है या सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ है? सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लाल पेन से लिखो, ऐसा मत बोल देना, सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ है, लेकिन किस प्रोसीजर से उससे राइट दिया जाएगा ये तो स्टैट्यूट में लिखा रहता है। हाँ, इसलिए इसलिए therefore it becomes more into the nature of a statutory right. सेव बाय अथॉरिटी ऑफ, हाँ, though it is provided in the constitution, so everything provided into the constitution does not become a right. यस सर। There is no constitutional protection. If there happen, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, लेकिन आंसर परमानेंटली दिमाग में रहा। राइट मीन्स if in case of violation remedy is also provided into the constitution, like fundamental right, यस सर। that is fundamental in nature and that is a right. And in case of infringement of fundamental right, remedy is also provided into the constitution. So far as everything remaining into the constitution and no remedy is provided, right is meaningless unless remedy is provided. यस सर। And not only meaningless, there can be no right unless the remedy for violation of those. Can there be any right unless the remedy is provided? Right, right without remedy तो बहुत अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है सर, तब कोई भी मांग कुछ है ही नहीं। तो since no protection is guaranteed, right without remedy, right without protection, तो अगर ये आपको देखो, ये बहुत लोग डिस्प्यूट भी करते हैं। एंड नॉट ओनली डैट, मेरे को ठीक से नहीं याद आ रहा है, कमीशन में ही जब भी पीटी का एग्जाम होता है तो 2-3 क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ता है या आंसर को, या ऐसा हमेशा होता है। ठीक है भाई, ह्यूमन बीइंग बाउंड टू कमिट एरर, हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, नोबडी इज परफेक्ट। तो उसमें हमें मिला स्पेसिफिकली
पीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का है, ऑप्शन दोनों दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट। ये भी हमें मिला कि किसी कमीशन, कोई कमीशन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानता है और कोई कमीशन इसको स्टैट्यूटरी राइट मानता है। तो द व्यू रिगार्डिंग कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये टोटली बेसलेस एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तब मानते हैं व्हेन देयर वुड हैव बीन सम प्रोटेक्शन और प्रोसीजर वुड हैव बीन प्रेस्क्राइब इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ इट्स वायलेशन, सिंस नथिंग, एक लाइन का तो आर्टिकल है यह और ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके अलावा इस पे कोई बात ही नहीं होती है। What is the protection? What is the procedure? What is the remedy in case of violation? ये चीजें टोटली साइलेंट है, ये चीजें कहीं भी लिखी हुई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दो मेंशन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, a thing which is merely mentioned into the constitution does not become a constitutional right. A right to become a constitutional right, there has to be a remedy. There has to be a procedure for its enforcement. There has to be mechanism to deal with the situation in case of its violation. Nothing of that sort has been given. ये एक तरह से पॉलिटिकल जिमिक था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और ये जो फंडामेंटल, अब चूंकि गवर्नमेंट को लैंड चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट वगैरह और इन सारे चीज़ों के लिए चाहिए था, वो सारे लोग, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेगा नहीं। जितने सारे केस, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, ये सारे केसेज उन्हीं से हुए, ये बहुत ही डीपली कंटेस्टेड हुआ। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बाकी फाउंडेशन कोर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हम केशवानंद भारती केस इज कंसिडर्ड ए केस व्हिच सेव्ड आवर डेमोक्रेसी, कहते हैं हम लोग केशवानंद भारती केस को। गोलकनाथ केस अब चलो बहुत लंबा है, वो कई घंटे, 8-10 क्लासेज होती हैं हमारी उस पर, कम से कम 10 क्लासेज 2-2 घंटे की, हम लोग थोड़ा करते हैं अच्छे से उसको। तो ये क्लियर हो गया कि हाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर कोई कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा गया, इन केस मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट है, तो अगर आप स्टैट्यूटरी राइट कहेंगे तो सीधे आपको क्वेश्चन करेंगे, ये तो आर्टिकल 300 ये नहीं पढ़ा है, तो वहां पे आप पोलाइटली कहिए कि सर राइट इज वन for whose violation there is a procedure prescribed. Since nothing of that sort, remedy against its violation or a procedure or protection, nothing has been provided. It is merely mentioned into the constitution. अब जो चीजें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, it cannot be altogether be classified into the category of right. If something is a right, there has to be a remedy for its enforcement. There has to be some mechanism in case of its violation. तो फिर ये कैसा रहेगा आंसर? ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आपको कहना है। और इस पे एक केस भी है, इस पे एक केस है, और कुछ ऐसे भी केसेज हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को रेफर किया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर। तो वो जो पोर्शन है वो ओबिटर डिक्टा है,
अदरवाइज कमेंट, दैट इज नॉट द कमेंट ऑन मेरिट। एक लाइन का केवल रेफर किया, अदरवाइज कमेंट, तो उससे होल कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाकी और भी जजमेंट है कई सारे। तो व्हाट हैपेंस कि जजमेंट अगर उसका केवल ओनली रेशियो इज बाइंडिंग, नॉट द ओबिटर डिक्टा इज बाइंडिंग। ये आप रीजनिंग भी दे दोगे तो सब मान जाएंगे। Yes, sir. और ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको रिमूव किया जा सकता। ये पीटी पर्पस से तो कर लोगे क्या इसमें है? तो एक बार देख लेंगे, इधर हम गो थ्रू नहीं किए थे, पीटी के लिए किए थे। तो पीटी, इसमें पीटी ये रिमूवल का क्या प्रोसीजर है? सर रिमूवल का तो 317 में है सर, मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे होता है। हाँ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह का भी कोई रोल है? यस सर, वो इन्वेस्टिगेट करती है। हाँ, और ये यूपीएससी के चेयरमैन के लिए है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन Yes. पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मिसबिहेवियर का ग्राउंड है रिमूवल Yes. के लिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये जो इसमें 323A का क्लॉज डी और 323B का क्लॉज सी, ना सी नहीं, जस्ट जस्ट 1 सेकंड। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरा भी कॉपी। 23 का क्लॉज 3 का डी बात देखिए, सब एक्सक्लूड यस। तो ये है जो है कि इट टेक्स अवे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 323A का क्लॉज डी, इसको क्या कुछ इसका हुआ है? नहीं हुआ। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एल चंद्र कुमार में आया था। यस। उसको शट डाउन किया गया था। हाँ, जुडिशियल रिव्यू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, that cannot be taken away। ऐसा भी कहा जाता है डिबेट में, नो, इफ नो जुडिशियल रिव्यू नो डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट इज सो पावरफुल, how to protect people from the illegal or unconstitutional action of the government? गवर्नमेंट का कोई, if government exceeds in its power and takes away the right of the people, so judiciary is protector and guarantor of the right of the people, and judicial review, agar judiciary is the neutral umpire, yes sir, and judiciary act as custodian of the right of the people. yes sir, Government, in case government exceeds its power and curtails the right and liberties of the people, here the role of judicial conscience. Judiciary has to come forward and protect the people. तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू पे जितना भी बोला जाएगा, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं है तो देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। Rule of law is the supremacy of the law. yes sir, That is not the supremacy of the ruler. अगर if the government itself violates the law, who will check it? अगर जुडिशरी में, अगर जुडिशरी वायलेट करती है तो जजेज के इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या रिमेडी है? नो रिमेडी इज अवेलेबल।
तो that only remedy is into the form of judicial review. Judicial review is the key. अगर judicial review नहीं है तो there can be no democracy. Judicial review नहीं है तो there can be no rule of law. To enforce rule of law, there has to be a judicial review alive. लाइव शब्द मैं विड्रॉ कर रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं नहीं बोलूंगा, वो एक पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा। मेरे को बड़ा मन लगता है, मैं पब्लिक पहले समय मिलता था तो मैं डिबेट ये सारी चीजें सेमिनार वगैरह वैसे बोलता था बहुत, लेकिन बोलता था तो थोड़ा कड़क अंदाज में बोलता था, लोगों को बहुत अच्छा किसी को बहुत ही अच्छा लगता था और किसी को बहुत बुरा भी लगता था। तो मेरा जो होता है प्रेजेंटेशन, अब देखो ना, अभी ये सारी चीजें ये हमने समझाने के लिए कहा। इनफैक्ट अगर मैं कहूं नो जुडिशियल रिव्यू नो रूल ऑफ लॉ, क्या ये कहना सही है गलत है? सही है सर। तो अब इस तरह से वहां नहीं बोलना है कि नो जुडिशियल रिव्यू नो रूल ऑफ लॉ। ये केवल समझाने के लिए आपको सिर्फ उसी लहजे में कहना है कि डेट इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू, मतलब उस तरह सॉफ्ट लैंग्वेज। ये बहुत ही ये जो नहीं कहते लठमार भाषा, यस सर, मतलब ये मतलब थोड़ा बहुत ही हॉट लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ये ओनली आई हैव स्टेटेड फॉर द पर्पसेज ऑफ एक्सप्लेनेशन। What is the protection provided to the public servant? They are appointed during pleasure of the president. There can be dismissal, removal or reduction in rank. But what is the protection granted to them? sir, Article 311 gives them constitutional safeguards, and it states that no dismissal or suspension below the authority by an authority who is below than the one appointing him, and he must be given a reasonable opportunity before the adverse action is taken against him. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यहाँ भी आता है, डेट प्लेजर नथिंग कुड बी एब्सोल्यूट। और अब हम लोगों को पीटी पर्पस से छिटपुट बहुत सारी कुछ चीज़ें बच गई हैं और वो चीज़ें आप पूछी जा सकती हैं। अब जैसे आर्टिकल 365 है, जस्ट रीड इट आउट। फेलियर टू कंप्लाई विथ डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, क्या माना जाएगा? Yes, sir. Where any state has failed to comply with or to give effect to any direction given in the exercise of the executive power of the Union under any of the provisions of this Constitution, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. तो एक वो है, वो अगर जो यूनियन का डायरेक्शन स्टेट को मानना बाध्य है। Yes, sir. Otherwise, it shall be presumed that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried away in accordance with the Constitution. दो चीजें बच गई है, अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और इमरजेंसी प्रोविजन। हम लोग 10-15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, आधा घंटा तो हो ही गया होगा सिर्फ। हो गया सर। हाँ, तो देखो कितना बढ़िया है। कॉन्स्टी 4 पार्ट में, मतलब 2 हुए कॉन्स्टी के मॉक, एक ये हो गया 3 और एक लास्ट मॉक, 4 पार्ट में कॉन्स्टी खत्म। तो ये शॉर्टकट एक तरीके से है ना, आप कॉन्स्टी को बैठो रिवाइज करो। सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोगों ने हम लोगों ने
कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करा दी। और ये सारे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस और ये सारी चीज़ें ये सब पूछी गई हैं। और तैयारी अगर होती है तो चेहरा अपने आप ही खिल जाता है। डेट इज कॉल्ड नेचुरल कॉन्फिडेंस। और शॉर्टकट कितना, 4 वीडियो आप देखो, 2 घंटे में देख जाओ, 2-2.5 घंटे में हो गया आपका तैयार। कितना बड़ा सपोर्ट, मतलब हम लोगों को भी ये पता नहीं था कि ये इस तरह से हेल्पफुल हो सकता। यस सर। ये आइडिया हम सोचते, अचानक से मेरे दिमाग में आया तो मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ कि इतने दिनों से ये चीजें तो मुझे और पहले भी करनी चाहिए। तो फिर पढ़ा कि समय पाए तरवर फरा। अरे चलो, एनीवे, टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक, 10 मिनट के बाद फिर अगला सेशन